तो आज हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा यानी उसकी उद्देशिका, उसके प्रियम्बल पर एक गहन चर्चा करेंगे। हमारे पास जो दस्तावेज है वे हमें इस एक पेज के दस्तावेज की गहराई में ले जाते हैं। इसे अक्सर संविधान का मिशन स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो आज का हमारा मिशन है इस ब्लूप्रिंट को डिकोड करना, समझना कि इसमें शक्ति का स्रोत कौन है, हम एक देश के तौर पर क्या बनाना चाहते हैं और उस इमारत का चरित्र कैसा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रियम्बल या उद्देशिका को समझना मतलब एक तरह से पूरे संविधान के दर्शन को समझना है। ये सिर्फ एक खूबसूरत परिचय नहीं है, बल्कि वो नॉर्थ स्टार है जो संविधान के हर अनुच्छेद, हर कानून को रास्ता दिखाता है। जब भी कोई कानूनी सवाल उठता है तो सुप्रीम कोर्ट तक इसी की तरफ देखता है कि हमारे संविधान निर्माता असल में चाहते क्या थे। चलिए फिर इसी नॉर्थ स्टार को फॉलो करते हैं। शुरुआत ही होती है बहुत जबरदस्त शब्दों से, हम भारत के लोग। सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन इन शब्दों ने मतलब भारत की किस्मत तय कर दी। ये शब्द एक क्रांति से कम नहीं है। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि संविधान की लेजिटिमेसी या कह सकते हैं शक्ति किसी राजा, किसी संसद या किसी बाहरी ताकत से नहीं आ रही है, वो सीधे भारत की जनता से आ रही है। इसका मतलब है इस देश के मालिक हम यानी भारत के लोग हैं। हमने ही इस संविधान को बनाया है, इसे अपनाया है और खुद को सौंपा है। यहीं से भारत के एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होने की बुनियाद पड़ती है। यानी द अल्टीमेट अथॉरिटी इज द पीपल। अच्छा, अब इस ब्लूप्रिंट के अगले हिस्से पर आते हैं, जहां बड़े लक्ष्यों की बात होती है जिन्हें हम हासिल करना चाहते हैं। ये भारत के हर नागरिक से किए गए 4 बड़े वादे हैं। पहला वादा है न्याय। और यहाँ न्याय का मतलब सिर्फ अदालत का न्याय नहीं है। उद्देशिका 3 तरह के न्याय की बात करती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इन्हें असल जिंदगी के उदाहरणों से समझना शायद ज्यादा आसान होगा। राजनीतिक न्याय का मतलब है 1 पर्सन 1 वोट का सिद्धांत। चाहे कोई सीईओ हो या एक किसान, सबके वोट की कीमत बराबर है। और सामाजिक और आर्थिक न्याय, ये शब्द अक्सर साथ साथ इस्तेमाल होते हैं। इनमें क्या फर्क है? हाँ, क्योंकि वे बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। देखिए, आर्थिक न्याय का लक्ष्य है अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करना। इसी सोच के तहत आप कह सकते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जैसी नीतियां बनती हैं, जहां ज्यादा कमाने वालों पर ज्यादा टैक्स लगता है। या फिर MGNREGA जैसी योजनाएं जो रोजगार की गारंटी देती हैं। ठीक है। और सामाजिक न्याय? सामाजिक न्याय का सिद्धांत आरक्षण जैसी नीतियों के पीछे है, जिसका मकसद सिर्फ भेदभाव खत्म करना नहीं, बल्कि सदियों से जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है उसे ठीक करने की कोशिश करना भी है। ठीक है। तो न्याय की नींव रखने के बाद एक ऐसे समाज की कल्पना की गई होगी जहां लोग खुलकर जी सके। हाँ, और यहीं पर दूसरा वादा आता है ना, स्वतंत्रता या लिबर्टी का। बिल्कुल। लेकिन ये स्वतंत्रता भी मतलब असीमित नहीं है। उद्देशिका 5 तरह की स्वतंत्रता की बात करती है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। इसका मतलब है कि आप जो सोचना चाहें सोच सकते हैं, जो बोलना चाहें बोल सकते हैं, जिस पर विश्वास करना चाहें कर सकते हैं, पर यह सब कानून के दायरे में होना चाहिए। हाँ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ। बिल्कुल। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ बोलने की आज़ादी नहीं है, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने और उसके अनुसार जीने की भी आज़ादी है। स्वतंत्रता के बाद तीसरा वादा है समानता या इक्वालिटी का, यानी कानून की नजर में सब बराबर। हाँ, और ये सिर्फ कानूनी समानता नहीं है, बल्कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भी है। मतलब स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। कानून के सामने तो सब बराबर हैं ही, चाहे वो किसी भी पद पर हों, लेकिन इसका गहरा मतलब ये है कि हर किसी को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिलना चाहिए, चाहे उनकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। किसी को जन्म के आधार पर कोई खास अधिकार नहीं मिलेगा। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये तीनों तो किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन चौथा वादा, बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी, ये मुझे हमेशा से बहुत खास लगा है। इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? ये एक बहुत गहरा सवाल है। हमारे संविधान निर्माता, खासकर डॉक्टर अंबेडकर, इस बात को समझते थे कि भारत सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं का एक महाद्वीप जैसा है। पार्टीशन का जख्म भी ताज़ा था। ऐसे में बिना भाईचारे की भावना के ये देश एक नहीं रह सकता था। ये बात तो है। डॉक्टर अंबेडकर ने तो यहाँ तक कहा था कि स्वतंत्रता और समानता तब तक बेमायनी है जब तक उन्हें बंधुत्व से न जोड़ा जाए। ये सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की गरिमा का सम्मान करें
और देश की एकता को सबसे ऊपर रखें। ये बात वाकई बहुत गहरी है। तो ये हैं वो 4 स्तंभ जिन पर भारत की इमारत खड़ी होनी थी। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस इमारत के चरित्र को, उसके नेचर को बताता है। उद्देशिका भारत को 5 शब्दों में परिभाषित करती है। सॉवरन। आज की ग्लोबलाइज्ड दुनिया में जहां हम WTO या UN जैसे संगठनों का हिस्सा है, सॉवरेनिटी का क्या मतलब रह जाता है? मतलब क्या कोई देश सच में 100% सॉवरेन हो सकता है? ये आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, कानूनी तौर पर सॉवरन होने का मतलब है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी फैसले लेने के लिए आज़ाद है। कोई बाहरी ताकत हमें ये नहीं बता सकती कि हमें अपने देश में क्या कानून बनाने हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय संधियां और आर्थिक निर्भरताएं हमारे फैसलों पर असर डालती हैं। पर संविधान निर्माताओं का जो इरादा था, वो था राजनीतिक आज़ादी, और वो आज भी हमारे पास है। ठीक है। दूसरा शब्द है समाजवादी यानी सोशलिस्ट। और हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि ये शब्द ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं था। बिल्कुल। इसे और पंथ निरपेक्ष शब्द को 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। उस समय देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। ये एक बहुत बड़ा और आप कह सकते हैं विवादास्पद बदलाव था। लेकिन संविधान सभा में तो इस पर बात हुई थी। हाँ, बिल्कुल हुई थी। केटी शाह जैसे सदस्यों ने समाजवादी शब्द को शामिल करने की पुरजोर वकालत की थी। लेकिन तब डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू का मानना था कि देश का आर्थिक रास्ता भविष्य की चुनी हुई सरकारों को तय करने देना चाहिए, उसे संविधान में बांधना ठीक नहीं। तो फिर 1976 में इसे जोड़ने का क्या मतलब था? देखिए, भारतीय समाजवाद का मतलब यूरोप के साम्यवाद जैसा नहीं है। यहाँ इसका मतलब है लोकतांत्रिक समाजवाद। इसका लक्ष्य है आय की असमानता को कम करना और देश के संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना। यानी देश की संपत्ति कुछ ही हाथों में सिमटकर ना रह जाए, बल्कि उसका फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। और तीसरा शब्द जो इसी संशोधन में जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर। हाँ, और भारतीय पंथनिरपेक्षता भी पश्चिमी देशों से अलग है। पश्चिम में सेक्युलरिज्म का मतलब है कि राज्य और धर्म के बीच एक मजबूत दीवार है। दोनों एक दूसरे के मामलों में बिल्कुल दखल नहीं देते। लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि सरकार हज सब्सिडी देती रही है, मंदिर बोर्डों का प्रबंधन करती है। तो फिर ये न्यूट्रल कैसे हुई? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। भारत का मॉडल पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का है। यहाँ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ये तो तय है। लेकिन वो धर्म से पूरी तरह अलग भी नहीं है। वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है और जरूरत पड़ने पर उनके मामलों में सुधार के लिए हस्तक्षेप भी कर सकता है, जैसे मंदिरों में दलितों के प्रवेश का कानून बनाना। अच्छा। तो यहाँ मकसद धर्म को खत्म करना नहीं, बल्कि सभी धर्मों को फलने फूलने का बराबर मौका देना है। ये बहुत ही जरूरी फर्क है। चौथा शब्द है लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक। हम सब जानते हैं कि इसका मतलब है जनता का शासन। लेकिन प्रियम्बल के संदर्भ में इसका क्या कोई और गहरा मतलब है? बिल्कुल। इसका मतलब सिर्फ हर 5 साल में वोट देना नहीं है। प्रियम्बल इसे एक वे ऑफ लाइफ के तौर पर देखता है। इसका मतलब है एक ऐसा समाज जहां सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी हो, जहां सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह हों और जहां असहमतियों और बहस की जगह हो। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सिर्फ एक चुनावी घटना नहीं। और अब पांचवा और आखिरी शब्द गणराज्य यानी रिपब्लिक। ये मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगता है। बहुत से लोग डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन प्रियम्बल इन्हें 2 अलग विचारों के तौर पर पेश करता है ना? और ये फर्क बहुत जरूरी है। गणराज्य यानी रिपब्लिक का सीधा मतलब है कि देश का मुखिया यानी हेड ऑफ स्टेट जनता द्वारा चुनावा व्यक्ति होगा। वो वंशानुगत नहीं होगा। जैसे ब्रिटेन एक लोकतंत्र है, वहां चुनाव होते हैं, लेकिन वो गणराज्य नहीं है, क्योंकि उनकी हेड ऑफ स्टेट रानी या राजा होते हैं जो विरासत में पद पाते हैं। भारत एक लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी, क्योंकि हमारे देश के प्रमुख यानी राष्ट्रपति का चुनाव होता है। बिल्कुल। वो किसी शाही परिवार से नहीं आते। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमने उद्देशिका के वादे और भारत के चरित्र को समझ लिया, लेकिन इसकी असली ताकत क्या है? क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत कविता है या इसका कोई कानूनी वजन भी है? मतलब क्या कोई नागरिक अदालत जाकर कह सकता है कि मेरे बंधुत्व के अधिकार का हनन हुआ है? नहीं, आप ऐसा केस फाइल नहीं कर सकते। उद्देशिका सीधे तौर पर अदालत में लागू करने योग्य नहीं है, यानी नॉन जस्टिशिएबल है। लेकिन यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। इसकी असली शक्ति 1973 के एक ऐतिहासिक केस से सामने आई।
केशवानंद भारती केस। हाँ, केशवानंद भारती। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक क्रांतिकारी फैसला दिया। उन्होंने कहा कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है और ये संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित करता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये तो बहुत सुना है। इसका मतलब क्या है आसान शब्दों में? इसका मतलब यह है कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है आर्टिकल 368 के तहत, लेकिन वो उन मूल सिद्धांतों को नहीं बदल सकती जो उद्देशिका में दिए गए हैं, जैसे लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, गणराज्य का स्वरूप। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप घर में मरम्मत कर सकते हैं, कमरे बदल सकते हैं, लेकिन आप घर की नींव को नहीं गिरा सकते। और वो नींव प्रियम्बल में बताई गई है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक कविता नहीं, बल्कि संविधान का वो कवच है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और इसमें संविधान को अपनाने की तारीख भी दी गई है, 26 नवंबर 1949, जिसे हम आप संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। बिल्कुल। और ये 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये तारीखें हमें याद दिलाती हैं कि ये महान आदर्श और वादे कब किए गए थे। तो आज हमने देखा कि कैसे प्रियम्बल कुछ 100 शब्दों में भारत के पूरे दर्शन को समेट लेता है। शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग हैं, हमारा लक्ष्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हासिल करना है, और हमारा चरित्र एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य का है। ये सिर्फ एक परिचय नहीं, बल्कि पूरे संविधान का सार है, उसकी आत्मा है। ये सबको जानने के बाद एक सवाल जरूर मन में आता है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। उद्देशिका में जो आदर्श 1949 में तय किए गए थे और जिन्हें 1976 में और मजबूत किया गया, आज इतने दशकों बाद एक राष्ट्र के रूप में हम उन आदर्शों को जीने में कहां तक सफल हुए हैं। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि एक नागरिक के तौर पर इन महान लक्ष्यों को हकीकत बनाने में हमारी क्या भूमिका है।